हेलो बच्चों। ये चैप्टर जो हम सीरीज चला रहे हैं आजकल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो ये बेसिकली अभी हम टारगेट जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस एडवांस और नीट। नीट में भी क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो ये चैप्टर है वो वेव्स है। आइडियली आपको इसको खुद पहले सॉल्व करना चाहिए। तो मैं ग्रुप में अभी और अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पेपर डाल दे रहा हूँ। आप चाहो तो यहीं पे रुक जाओ, मत करो, और पहले पेपर को सॉल्व करो, फिर इसको ट्राई करना, सॉल्यूशन देखना। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बेटा जैसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आता है बीच में साइन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चल सकता है या ये चल सकता है। अब देखते हैं कौन सही होता है। एक के बाहर 2 पाई है, एक के बाहर पाई है। ये भी हमें एम्पलीट्यूड भी देखने की जरूरत नहीं है, वैसे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। वेलोसिटी देखो, फॉर्मूला होता है अंदर का के एक्स प्लस माइनस वी टी, या वी टी प्लस माइनस के एक्स। यहाँ वी टी माइनस के एक्स हमें लिखना होगा। वेलोसिटी ओमेगा टी, आई एम सॉरी, ओमेगा टी ये लिखना होगा। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी होगा v बाई लैम्डा। v है 360, लैम्डा है 60, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 6। तो 2 पाई इंटू 60 ये हो गया अंदर। k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज 60 इंटू एक्स। तो अंदर अगर हम 2 पाई कॉमन ले लें तो 6t माइनस एक्स अपॉन 60 वुड बी द राइट चॉइस। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। कितना आसान है देखो आप। पहला क्वेश्चन बेसिक जो हमारा वेव का इक्वेशन होता था उस पे बेस्ड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब एक ये है, एक ये है, तो वैसे तो देखने से लग रहा है फाई होना चाहिए फेस डिफरेंस, तो उसी अकॉर्डिंगली पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन ये कॉस है और ये साइन है, तो कॉस को 90 प्लस साइन लिख सकते हो। 90 साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो जितना भी आए वहां पे 90 जोड़ लो। ओमेगा टी प्लस माइनस है, सॉरी, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा प्लस फाई है, प्लस 90 जोड़ लिया। अब अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, तो इतना फेस डिफरेंस एक्स्ट्रा है इसके कंपेयर में, इसमें इतना एक्स्ट्रा है। तो फेस डिफरेंस इज पाई प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। सिंस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेस डिफरेंस, तो लैम्डा बाई 2 पाई मल्टीप्लाई करके ये आंसर दिख रहा है मुझे। दिस शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 का हो गया बी। अब आ जाते थर्ड। द बीट आर प्रोड्यूस बाई टू वेव्स गिवन दिस मच। ये ओमेगा है 1, ये ओमेगा 2। ओमेगा 1 इज गिवन एज 2000 पाई। ओमेगा होता है 2 पाई f1। f1 आ जाएगा बेटा 1000। सिमिलरली 2 पाई f2 इज 2008 पाई, तो f2 हो जाएगा 1004। डिफरेंस दोनों का देखो, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा विच इज 4। तो इसका आंसर हो गया 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ट्यूनिंग फोर्क F1 हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज। 256 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज ऑब्जर्व टू प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकेंड। 6 बीट पर सेकेंड दे रहा है। एंड with another tuning fork F2. F2 is loaded with wax and still produce 6 beats per second. वैक्स लोड करने के बाद भी 6 बीट पर सेकंड दे रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 बिफोर लोडिंग वाज। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अब F1 दे रहा है F2 के साथ, स्मॉल में मैं लिख रहा हूं, ये हो गया 256, आई एम सॉरी 6 का डिफरेंस। मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं। 6 का ये दे रहा है,
या फिर हो सकता है ये f1 की वैल्यू 256 है, माइनस f2 इज 6, यहां से अगर किया जाए तो f2 आता है 250, या हो सकता है f2 माइनस 256 इज इक्वल टू 6, तो f2 आ सकता है 262। ये दो में से कोई एक होगा, ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है। अब f2 पे वैक्स लोड किया गया। अब वैक्स लोड करने की कहानी क्या है, फ्रीक्वेंसी जनरली n/12√T/μ होता है। वैक्स लोड करने से मास बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है। तो फ्रीक्वेंसी जब घटती है तो घटने के बाद भी वो 6 बीट पर सेकंड दे रही है। कह रहा है कि शुरू में f1 f2 के साथ 6 बीट दे रहा है, फिर f2 पे वैक्स लोड किया गया यानी f2 घटा, अब घटा उसके बाद भी एक बार वो 6 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। तो अगर तुम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगर तुमने लोअर ले लिया f2 की वैल्यू और वैक्स लोड किया तो 250 घट के 249 हो सकता है, 248 हो सकता है, 247 हो सकता है, जबकि f1 फिक्स है। यानी जब ये कम होने लगेगा तो दोनों के बीच में बीट्स बढ़ने लगेंगे, दोबारा 6 आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुमने 262 लिया तो वैक्स लोड करने के बाद 262 घटते 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 अगर ये 250 पे आ गया तो 256 जो f1 था उसके साथ फिर से 6 बीट्स देने लगेगा। ये देख लो, पहले भी दे रहा है, बाद में भी दे रहा है। सो 262 शुड बी द राइट आंसर। ये तो बनता ही नहीं था, ये तो बनता ही नहीं था, ये बनता था, ये राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं। आई होप ये तुम्हें जानना जरूरी है। 1% डाउट हो तो ये मेरे को कमेंट करो, मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन और दे सकता हूं और आपको अलग से भी पढ़ा सकता हूं जिससे आपके डाउट्स दोबारा ना आए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। When a tuning fork frequency 341 is sounded with another tuning fork 6 beats per second are heard. When the second tuning fork is loaded with wax and sounded with first tuning fork, the number of beats is 2 per second, the natural frequency of second. तो again पहला है 341 minus f2 is equal to 6, एक ऑप्शन यहां से आ जाएगा 335, यहां से आ गया 335। अब f2 की वैल्यू, एक ऑप्शन हो जाएगा f2 माइनस 341 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा f2 इज 347, ये दो हो सकता है। अब कह रहा है when the second tuning fork is loaded with wax and sounded with first tuning fork, number of beat is 2 per second। अब लोड करने से फ्रीक्वेंसी घटती है। अब यहां पे अगर हम 335 आंसर ले लें तो देखो सब सरप्राइजली 335 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यार ये ऑप्शन नहीं है, तब तो तुम्हारे लिए देखो कितना आसान हो गया, यही आंसर बनेगा और कोई बन ही सकता। चलो फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये घटते घटते 340, ये घटते घटते अगर 343 आ जाए तो ये 341 के साथ 2 बीट्स दे देगा। तो ये थोड़ा इजी है, बट मैं कन्विंस नहीं हूँ क्वेश्चन मेकिंग एबिलिटी में, हालांकि हमारा ही पेपर है तो, बट आइडियली इसका एक ऑप्शन 335 रखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। An unknown frequency x produces 8 beats per second with a frequency of 250 Hz, 12 बीट्स पर सेकेंड विद 270। तो x क्या है, मान लो x 8 बीट दे रहा है 250 के साथ, तो ये हो सकता है, यहां से x हो सकता है 258, या 250 माइनस x इज इक्वल टू 8, यहां से x हो सकता है 242, यानी x की प्रोबेबल वैल्यू इन दोनों में से एक होगी। लेकिन x 270 के साथ 12 बीट्स भी दे रहा है, तो x माइनस 270 इज इक्वल टू 12 एक ऑप्शन हो सकता है, यानी x 282 हो सकता है। और एक हो सकता है 270 माइनस x इज इक्वल टू 12, तो यहां से x हो सकता है 258। तो कॉमन देखो ये है और ये है, सो 258 शुड बी द आइडियल आंसर। ये तो इजी था, 258 इज द आइडियल आंसर। वैसे बीट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में कभी भी कोई फार्मूला नहीं है, केवल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा फार्मूला होता है, बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड ही हम लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है,
There are 10 sounds, so sound sources each producing in intensity I at the point independently. They are incoherent. Average intensity of sound at that point will be 10 है तो एवरेज इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, सीधे में जोड़ना होगा. इंटेंसिटी स्केलर होता है, पावर से जुड़ा होता है, सबको जोड़ो तो ये कुल मिला के हो जाता है एक तरह से 10 है तो 10i शुड बी द आंसर. आप वीडियो को रोक सकते हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. व्हेन wave pulse traveling in a string is reflected from a rigid wall to which the string is tied as shown in figure. For this situation two statement are given. देखो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आएगा. 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ऐसे केस में. रिफ्लेक्टेड पल्स विल बी इन सेम ओरिएंटेशन इंसिडेंट प्लस ड्यू टू अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. एक ऑप्शन ये है विल बी इन सेम ओरिएंटेशन. सेम ओरिएंटेशन अगर सोचो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि गलत है क्योंकि ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन में आ जाता है, ऐसे आता है. ड्यूरिंग रिफ्लेक्टेड द वॉल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. नहीं, ये भी मुझे गलत लग रहा है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तभी तो उलटता है ये. तो ओनली 1 is true, 2 is true, both are true, both are wrong should be the answer. याद रखना ये रिवर्स होता है क्योंकि वॉल जो सॉलिड मीडियम है इसे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और इसका ओरिएंटेशन उल्टा हो जाता है. दैट्स वाई ये नीचे की तरफ चलता है. फेज डिफरेंस पाई सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 9. Two interfering waves have intensity in the ratio 9:1. Then ratio of maximum minimum intensity. ये क्वेश्चन गलत है. इंटेंसिटी इज द रेशियो नहीं होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इज द रेशियो होना चाहिए 9:1. और अगर इंटेंसिटी हो तो हम लोग निकाल सकते हैं हैव इंटेंसिटी. अच्छा इंटेंसिटी ठीक है मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो चलो मैक्स अपॉन मिन निकाल लेते हैं. ये √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर. तो 9 का √3 प्लस 1 का 1 ही रहेगा. 4 अपॉन 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर. तो ये 4:2 हो गया और 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया. अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 16/4 भी. तो ये 16/4 शुड बी द राइट आंसर. थोड़ा देखो तरीका बदल दिया. कई बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाएंगे. 4 लिखते उन्हें लगेगा कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, हमने गलत कर दिया, और फिर वो पैनिक होके कुछ और आंसर लिख के आ जाएंगे या क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्हीं सबका हेल्प करता है. ये देखो स्टेशनरी वेव का एक इक्वेशन दिया हुआ. रुका हुआ वेव हमेशा ऐसे इक्वेशन रखता है और जो इक्वेशन होता है वो कुछ y = a sin ओमेगा t a sin kx cos ओमेगा t, इस तरह का स्टेशनरी वेव होता है. क्या पूछा है? देन द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज. बेसिकली जो एम्पलीट्यूड होता है वो यहाँ पे ट्वाइस आता है, बिकॉज हम याद करो ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो ट्वाइस ऑफ ए होता है, प्रोग्रेसिव का डबल होता है. a = 2a होता है. अब 2a इज गिवन है 6, तो a प्रोग्रेसिव वेव का 3 होगा. थोड़ा सा डिटेल में चाहूँ तो आपको बता दूं ये वाला पार्ट इरेज करके. बेसिकली स्टैंडिंग वेव तब क्रिएट होता है जब दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, और दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, उनको हम जोड़ते हैं तो स्टेशनरी वेव आता है. तो मान लिया y1 इज a sin kx प्लस ओमेगा t, y2 इज a sin kx माइनस ओमेगा t. इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 2 का टर्म मिलता है 2a. उसी 2a को मैं कैपिटल A लिख दिया हूं. तो a = 3 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. When a stationary wave is formed, then its frequency सेम होता है बेटा. देखो ये स्टेशनरी वेव में फ्रीक्वेंसी सेम है इंडिविजुअल वेव, इसको देखने की जरूरत नहीं होता. चलो और भी देखते हैं. ट्वाइस, हाफ, नन, नहीं, यही होगा. स्टेशनरी वेव की भी फ्रीक्वेंसी वही होती है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं.
two waves are approaching each other with a velocity 20 meter per second and frequency n. The distance between two consecutive node. तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड हमेशा लैम्डा बाई 2 होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। अब फ्रीक्वेंसी इतना है, वेलोसिटी इतना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। v इतना, f इज n, लैम्डा आ गया 20 बाय n, और लैम्डा बाई 2 आ जाएगा 10 बाय n। सो 10 बाय n शुड बी द राइट आंसर। 10 बाय n शुड बी द राइट आंसर। लिख लिया आपने? चलिए आते हैं 13 क्वेश्चन पे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर तुम जानते हो इस तरह से, n is, and if the length, tension and diameter of wire tripled, then fundamental frequency होता है बेटा v by lambda, और लैम्डा होता है 12 रूट टी बाई म्यू। अब t को t रहने दो, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। वायर को सिलेंडर मानते हैं, पाई स्क्वायर एल इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर इंटू डेंसिटी हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ये हो गया टी पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। अब कह रहा है टेंशन, डायामीटर यानी रेडियस का, और लेंथ, ये अगर चेंज हो जाए, ट्रिपल्ड हो जाए, तो पहले लेंथ तो बाहर ही है, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी होगा 1/2L आर रूट टी बाई रो, यानी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आर। अब F2 अपॉन F1, T2 अपॉन T1 इंटू इनवर्सली है L1 R1 अपॉन L2 R2। सब कुछ ट्रिपल्ड हो जा रहा है, तो ये हो गया 3, थोड़ा छोटा बना दूं इसको, रूट को, टेंशन 3T1 L1 R1, ये 3L1 3R1, तो 3 बचेगा 9, L1 R1 गया, तो ये बचा रूट 3 अपॉन 9। अब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड, ऊपर 3 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 3 रूट 3। तो फ्रीक्वेंसी होगा F1 अपॉन 3 रूट 3। F1 को n बोला है, n अपॉन 3 रूट 3। ये आंसर है 13 का डी आंसर है। अब आ जाते हैं 14 पे क्वेश्चन पे। आप इसको वीडियो को रोकिए और देखिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज दिस वन। क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल होता है V/4L। If 1/4 of the pipe is filled with the water, the frequency of first overtone, फर्स्ट ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक बनता है, तो पहले 1/4 करके पानी भर दिया जाए, तो बेटा जो लेंथ अवेलेबल होगा वो L/4 माइनस करो L में से 3L/4, बिकॉज L/4 में पानी भर दिया गया। अब जो थर्ड होगा 3V/4L होता है, L की जगह पे 3L/4। अब ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अब V/L हो गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है। फंडामेंटल की 220 है, फंडामेंटल यानी V/4 220 है, तो V/L हो जाएगा 4 इंटू 220, तो ये भी हो गया 4 इंटू 220, ये 880 शुड बी द राइट आंसर। कितना आसान है ये सब क्वेश्चंस, बट चैप्टर इज एज्यूम टू बी टफ अमंग द स्टूडेंट्स, व्हाट आई बिलीव। बच्चे इसको टफ मानते हैं, उसके पीछे रीजन भी होता है कि ज़्यादातर बच्चे इसको पढ़ते नहीं है स्कूल में, क्योंकि उनके यहाँ एग्जाम चलने लगता है और ये आखिरी का चैप्टर्स है, और आखिरी के चैप्टर्स में ऐसी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप आर ट्यून्ड विद सम सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ। सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इसके बाद रेशियो पूछा है, तो बेटा तुम्हें पता है दोनों के फंडामेंटल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये ओपन मान लो हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। पहला वाला क्लोज्ड है,
तो एक काम करते हैं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। ओपन, तो क्लोज्ड में v/4L1 मान लेते हैं, ओपन में v/2 होता है फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो यहां से 2/4 इज इक्वल टू L1/L2, तो रेशियो हो गया 1:2। बहुत ध्यान से, यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, 1:2 भी है, 2:1 भी है। अब आ जाते हैं 16, टू साउंड वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस 60। देखो कुछ क्वेश्चन आपको गिफ्ट में मिलते हैं, वो बीच में कहीं होते हैं। जैसे कई बार आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाता है, स्क्रैच कार्ड में तुम्हें 5 रुपया रिफंड हो गया, 20 रुपये का कुछ मिल गया, कुछ गिफ्ट मिल गया, वो ऐसे क्वेश्चन में होते हैं बीच में। तो फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। तो पाथ डिफरेंस होता है बेटा λ/2π इंटू फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस दिस, पाई कैंसिल हो गया, λ/6 इज द राइट आंसर। 16 का आंसर आ गया λ/6। अब 17 देख लेते हैं। If the velocity of sound in a gas at temperature 27 डिग्री, इसको 273 ऐड कर दो तो 300 केल्विन हो जाता है, तो 300 केल्विन हो गया। अब in the is v then the same gas velocity will be 2v at temperature, तो बेटा वेलोसिटी होता है गामा RT/m, तो v2/v1 अपॉन T2/T1, T1, v2 हो गया ट्वाइस, v1 v है, v2 है t, v1 300 है, तो अब ये कैंसिल हो गया। टेम्परेचर पूछा गया आई थिंक, तो ये 2 इज इक्वल टू T/10√3, तो T हो गया 20√3। 20√3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, आपके सामने इतने सारे ऑप्शन है 17 में, ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहे हैं, मैं कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। √3 1.732 होता है, इंटू 20 कर दिया जाए, 34 आ रहा है, 34.64 केल्विन आ रहा है, जो दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 था, एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस at temperature 270 degrees V, the same gas velocity will be 2v, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेलोसिटी बढ़ने से टेम्परेचर भी नेचुरली बढ़ना चाहिए, तो ट्वाइस अगर किया जाए 2v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ये, तो यस एक गड़बड़ हो गई मेरे से। देखिए आप, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, हमें स्क्वायर कर लेना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी। यही मिस्टेक्स पता चल जाती हैं इमीडिएटली, थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग पे तो मिस्टेक पता चल जाएगा। स्क्वायर करना होगा ना, T/300 आ जाएगा, ये स्क्वायर किया आपने बिकॉज T निकालना है, तो T इज इक्वल टू 1200। अब T इज इक्वल टू 1200 हो गया, 1200 में 273 माइनस करो, 273 7 आ जाएगा, 92 और ये 1000 में से 2 गया तो 827, यहाँ पे एक 927 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर इज सी। क्वाइट इजी कैलकुलेशन, लेकिन देखो एक मिस्टेक हो रहा था हमसे भी। क्वेश्चन नंबर 18, टू साउंड वेव विद अ वेवलेंथ दिस मच respectively each propagate in a gas with velocity 330 meter per second, we expect the following number of beats per second। तो following number of beats per second होगा, पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी होगा 330, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होता है 330/5, तो ये हो जाता है 66 आ जाएगा हर्ट्स। F1 F2 देख लेते हैं, 330/5.5, ये आ जाएगा 60 हर्ट्स। तो इनका बीट्स जो आएगा F2 माइनस F1 वो आएगा
नहीं, F1 माइनस F2, बड़ा माइनस छोटा करते हैं। 66 माइनस 60, आंसर इज 6। तो ये 6 आंसर है, ये डी ऑप्शन। 19 देख लेते हैं। इफ फिफ्थ ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप, these are N stand for node and A for anti node. ओपन ऑर्गन पाइप जरा देखते हैं। ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल। उसके बाद ये होता है फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। तो ओपन ऑर्गन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। तो यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक हम सोचते हैं तो 2 हुआ नोड और 3 एंटी नोड। तो फिफ्थ ओवरटोन है तो सिक्स्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक में होगा 6 नोड एंड 7 एंटी नोड। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फिफ्थ हार्मोनिक होना चाहिए। फिफ्थ हार्मोनिक में 5 नोड और 6 एंटी नोड बनेगा। या फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन होता तो 5 और 6 बनते। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं। ओवरटोन इसमें कम होता है, हार्मोनिक ज्यादा होता है। nth हार्मोनिक n-1th ओवरटोन। याद रखिएगा, जितने हार्मोनिक उतने नोड और एक एंटी नोड ज्यादा। तो अगर मैं इसको फोर्थ हार्मोनिक बना दूं तो ये आंसर आ जाता। तो कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन हो जाता है। If V1 and V2 are velocity of sound at the same temperature in two monatomic gases of densities this one respectively, दोनों का रेशियो दिया है, वेलोसिटी पूछा गया है। तो टेम्परेचर मोनोटॉमिक गैसेस का दिया हुआ है। अब तुम्हें पता है वेलोसिटी होता है गामा पी बाई रो। तो सेम टेम्परेचर इन टू मोनोटॉमिक गैसेस, डेंसिटी ऑफ दिस वेलोसिटी रेशियो। तो बेसिकली डेंसिटी वेरिएशन दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहां से V1 अपॉन V2 आ जाएगा रो2 अपॉन रो1, और ये होगा 4 अपॉन 1, बिकॉज रो1 अपॉन रो2 1/4 है। सो इट इज 2। सो V1 is to V2 is 2:1। सो आंसर 2:1 है, सी। ये आंसर है। तो बाय दिस वे आई होप कि तुम लोगों ने इसको कंप्लीट सीखा होगा। कंप्लीट सीखे होगे तभी फायदा है, और अगर कंप्लीट नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। और क्वेश्चन को सॉल्व तभी करने में मजा आता है जब आप क्वेश्चन को पढ़ के पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करके उसको अटेम्प्ट करो। कंप्लीट नहीं करोगे तो अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू वेरी मच।